मैंने पाया कि लोग अधिकतर मामले में एक से होते हैं। लोगों में समानताएं ज़्यादा होती है और असमानताएं कम होती है। मैंने पाया कि सामने वाला आदमी भी मेरे जैसा ही है। उसे भी अच्छा खाना पसंद है, उसे भी अपने परिवार और दोस्तों की याद आती है, वह भी तरक्की करना चाहता है, उसके पास भी समस्या है और वह भी आराम करना चाहता है। इसलिए अगर सामने वाले मेरा जैसा ही है तो इसमें डरने की कोई वजह ही नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या यह बात काम की नहीं है? अगर सामने वाला मेरे जैसा ही है तो उससे डरने की कोई वजह ही नहीं है। लोगों को सही नज़रिए से देखने के दो तरीके ये हैं। पहला, सामने वाला व्यक्ति को संतुलित दृष्टि से देखें। लोगों के साथ व्यवहार करते समय इन दो बातों को ध्यान करें। पहली बात तो यह कि सामने वाला व्यक्ति ज़रूरी है। निश्चित रूप से वह ज़रूरी है। हर व्यक्ति ज़रूरी होता है, परंतु यह भी याद करें कि आप भी ज़रूरी है। तो जब आप किसी व्यक्ति से मिले तो ऐसा सोचें, हम दो ज़रूरी लोग मिलकर किसी आपसी लाभ या रुचि के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ महीने पहले एक बिजनेस लीडर ने फ़ोन पर मुझे बताया कि उसने मेरे सुझाए एक युवक को नौकरी पर रख लिया है। आपको पता है मुझे उसकी किस बात से प्रभावित किया? मेरे दोस्त ने कहा, कौन सी बात ने? मैंने पूछा। मुझे उसका आत्मविश्वास बहुत पसंद आया। अधिकतर उम्मीदवार तो कमरे में घुसते समय डरे हुए होते हैं। उन्होंने मुझे उस तरह के जवाब दिए जो उनकी राय में मैं सुनना चाहता था। एक तरीके के अधिकतर उम्मीदवार भिखारियों की तरह व्यवहार कर रहे थे। उन्हें आप कुछ भी दे सकते थे और उन्हें आपसे किसी खास चीज़ की उम्मीद नहीं थी, परंतु जी का व्यवहार इन सबसे अलग था। उसने मेरे प्रति सम्मान दिखाया, परंतु इसके साथ ही साथ ज़रूरी बात यह थी कि उसने अपने प्रति भी सम्मान दिखाया। मैंने उससे जितने सवाल पूछे उसने भी मुझसे इतने ही सवाल पूछे। वह कोई चूहा नहीं है, वह असली मर्द है और मैं उसके आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुआ। आपसी महत्व का रवैया आपको परिस्थितियों को देखने का संतुलित रवैया देता है। सामने वाला व्यक्ति आपकी नज़र में आपसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं बन पाता है। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा, बहुत ज़रूरी दिख रहा हो, परंतु याद रखें तो वह भी एक इंसान ही है। उसके पास भी तो वही रुचियाँ, इच्छाएं और समस्या होगी जो आपके पास है। दूसरा, समझाने का रवैया विकसित करें। जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आप पर कतराना चाहते हैं, आपकी टांग खींचना चाहते हैं, आपकी बुराई करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। अगर आप इनका सामना करने के लिए तैयार नहीं है तो यह लोग आपके आत्मविश्वास में बड़े बड़े छेद कर देंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पूरी तरह हार चुके हैं। आपको ऐसे वयस्क हमलावर के विरुद्ध ढाल चाहिए, उस हमलावर के लिए जो अपनी पूरी ताकत से आप पर चढ़ाई करने के लिए कमर कसे बैठे हैं। कुछ महीने पहले होटल डेस्क पर मैंने सीखा कि किस तरह के लोग का सामना किस तरह से किया जाता है। शाम के 5 बजे थे और होटल में नए अतिथियों का किया जा रहा था। मेरे सामने वाले आदमी ने कर्मचारियों को अपने नाम बताया। कर्मचारी ने कहा, यस सर, आपके लिए एक बढ़िया सिंगल रूम बुक किया हुआ है। सिंगल? वह आदमी गुस्से से चिल्लाया, मैंने तो डबल बेड रूम का ऑर्डर दिया था। कर्मचारी ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं देख लेता हूँ सर। उसने अपनी फाइल निकाली और उसमें देखकर कहा, माफ़ कीजिए सर, आपके टेलीग्राम में साफ लिखा हुआ है कि सिंगल रूम चाहिए। अगर खाली होता तो मैं आपको खुशी खुशी डबल बेडरूम दे देता, परंतु हमारे पास अभी कोई डबल बेडरूम खाली नहीं है।
ग्राहक चिल्लाया, भाड़ में जाए कि टेलीग्राम में क्या लिखा है, मुझे तो डबल बेडरूम ही चाहिए। फिर उसने इस तरह बात करना शुरू कर दिया, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। और इसके बाद वह यहाँ तक आ गया कि मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूँगा, मैं तुम्हें यह नहीं रहने दूँगा। शब्द का आक्रमण की इस बौछार को विनम्रता से सहन करते हुए कर्मचारी ने कहा, सर माफ़ कीजिए, हमने आपके निर्देशों का पालन किया है। आखिरकार ग्राहक को अब आग बबूला हो चुका था। बोला, चाहे मुझे सबसे बढ़िया कमरा भी मिल जाए तो भी अब मैं इस होटल में कभी नहीं ठहरूंगा। और यह कहकर वह होटल के बाहर निकल गया। मैं डेस्क पर पहुंचा और मैं सोच रहा था कि कर्मचारी इस बदतमीजी भरे व्यवहार के कारण विचलित होगा, परंतु मुझे हैरत हुई जब उसने मेरा स्वागत मधुर आवाज़ में गुड मॉर्निंग सर कहकर किया। जब वह मेरे कार्यवाही पूरी कर रहा था तो मैंने उससे कहा, मुझे आपका तरीका पसंद आया, आपका अपनी भावनाओं पर ज़बरदस्त नियंत्रण है। सर, कर्मचारी ने कहा, मैं इस तरह के आदमी पर गुस्सा नहीं हो सकता। वह वास्तव में मुझ पर गुस्सा नहीं हो रहा था, मैं तो सिर्फ एक बलि का बकरा था। शायद उस बेचारे को अपनी पत्नी से कोई समस्या होगी, या उसका बिजनेस चौपट हो रहा होगा, या हो सकता है कि वह हीन भावना से ग्रस्त हो और यह उसके लिए एक सुनहरा अवसर था जब वह अपनी शक्ति सिद्ध कर सके। मैं वह आदमी था जिस पर वह अपने दिल की भड़ास निकाल सकता था। कर्मचारी ने कहा, मैं यह जोड़ दिया, अंदर से शायद वह बहुत भला आदमी होगा, अधिकतर लोग होते हैं। लिफ्ट की तरह बढ़ते समय मैं उसके शब्द को दोहरा रहा था, अंदर से शायद वह बहुत भला आदमी होगा, अधिकतर लोग होते हैं। जब भी कोई आप पर आक्रमण करे तो आप इन दो वाक्यों को याद कर ले, अपने गुस्से पर काबू करें। इस तरह की स्थितियों में जीतने का सही तरीका होता है कि सामने वाले को अपने दिल की भड़ास निकाल लेने दे और फिर इस घटना को भूल जाए। कई साल पहले विद्यार्थियों की परीक्षा की कॉपी जांचते समय एक कॉपी को देखकर मुझे हैरत हुई। उस विद्यार्थी ने पूरे साल समूह चर्चाओं और पिछले टेस्ट में यह साबित किया था कि उसमें प्रतिभा थी, जबकि उसकी परीक्षा की कॉपी कुछ और ही कह रही थी। मुझे ऐसा अनुमान था कि वह कक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा, इसके बजाय उसके नंबर परीक्षा में सबसे कम आ रहे थे, जैसे मैं इस तरह के मामले में किया करता हूँ। मैंने अपनी सेक्रेटरी से कहा कि वह उस विद्यार्थी को मेरे ऑफिस में एक ज़रूरी विषय पर बात करने के लिए बुलाए। जब ही पॉल डब्ल्यू वहाँ आया, ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बुरे दौर से गुजर रहा था। उसके बैठने के बाद मैंने उससे कहा, क्या हुआ पॉल, तुमने परीक्षा में जिस तरह लिखा है उस तरह ही मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। पॉल ने कहा, उससे अपने पैरों की तरह देखते हुए जवाब दिया, सर, जब मैंने देखा कि आपने मुझे नकल करते हुए देख लिया है, तो इसके बाद मेरी हालत खराब हो गई। मैं कोई सवाल ठीक से नहीं कर पाया। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार नकल की थी। मैं अच्छे नंबरों से पास होना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा क्यों न बेईमानी का सहारा ले लूँ। वह बुरी तरह परेशान दिख रहा था, परंतु एक बार जब उसने बोलना शुरू कर दिया तो फिर वह चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे लगता था अब आप मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। विश्वविद्यालय का नियम तो यही है कि अगर कोई विद्यार्थी किसी भी तरह की बेईमानी करेगा तो उसे हमेशा के लिए कॉलेज से निकाल दिया जाएगा।
यह पर पॉल ने यह बताना शुरू कर दिया कि कॉलेज से निकाले जाने के बाद उसके परिवार की इज्जत खाक में मिल जाएगी, उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और इसके अलावा और भी बहुत सारे बुरे परिणाम होंगे। आखिरकार मैंने उससे कहा, अब बस भी करो, शांत बैठ जाओ। मैं तुम्हें कुछ बता दूं, मैंने तुम्हें नकल करते हुए नहीं देखा है। जब तक तुमने मुझे इसके बारे में नहीं बताया है, तब तक मुझे यह अंदाज़ा ही नहीं था कि समस्या यह थी। मुझे दुख है पॉल कि तुमने नकल की। फिर मैंने आगे कहा, पॉल मुझे बताओ कि तुम अपने विश्वविद्यालय के अनुभव से क्या सीखना चाहते हो। अब वह थोड़ा शांत हो चुका था और एक पल रुकने के बाद उसने जवाब दिया, डॉक्टर, मुझे लगता है कि मेरी असली लक्ष्य तो जीने का तरीका सीखना है, परंतु मुझे लगता है कि मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने में बुरी तरह असफल हो चुका हूँ। हम कई तरीकों से सीखते हैं, मैंने कहा। मुझे लगता है कि तुम इस अनुभव से सफलता का असली सबक सीख सकते हो। जब तुमने अपनी पर्ची से नकल की तो तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कचोटने लगी। इससे तुम में अपराध बोध की भावना जाग गई और तुम्हारे आत्मविश्वास खत्म हो गया। जैसे तुमने कहा, इसके बाद तुम्हारी हालत खराब हो गई। अधिकतर बार होता यह है कि पॉल ही सही और गलत का मसला हम नैतिक या धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं। अब इस बात को समझ लो कि यह तुम्हें भाषण नहीं दे रहा हूँ, न ही तुम्हें सही और गलत काम के बारे में कोई प्रवचन देने के मूड में हूँ, परंतु यह ज़रूरी है कि हम इसके व्यवहारिक पहलू पर नज़र डालें। जब तुम कोई ऐसा काम करते हो जो तुम्हारे अंतरात्मा के खिलाफ होता है, तो तुम में अपराध बोध आ जाता है और इस अपराध बोध के कारण तुम्हारी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। आप ठीक तरह से नहीं सोच सकते हैं क्योंकि आपका दिमाग लगातार यही सवाल पूछता रहता है कि क्या मैं पकड़ा जाऊंगा। पॉल, मैंने आगे कहा, तुम्हें परीक्षा में अच्छे नंबर की उतनी ज़्यादा चाह थी कि तुमने वह किया जो तुम्हारे नज़रों में गलत था। जीवन में बहुत सारे मौके आएंगे जब सफलता हासिल करने के लिए तुम्हारे सामने गलत काम करने का तरीका होगा। उदाहरण के तौर पर, किसी दिन आप इतनी बुरी तरह कोई सामान बेचना चाहेंगे कि आप अपने ग्राहक को जानबूझकर गलत जानकारी देकर उसे खरीदने के लिए मजबूर कर देंगे और ऐसा करने से आपकी सफलता मिल सकती है, परंतु इससे होता यह है कि आपको अपराध बोध आप पर हावी हो जाएगा और अगली बार जब आप अपने ग्राहक को देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, तनाव में आ जाएंगे। आप सोचने लगेंगे, क्या उसे पता चल गया है कि मैंने उसे धोखा दिया था। आपकी प्रस्तुति इसलिए प्रभावित नहीं होगी क्योंकि आप पूरे मन से प्रस्तुति नहीं दे पाएंगे। इस बात की संभावना है कि आप इसके बाद उसी ग्राहक को दूसरी, तीसरी, चौथी और कई बार सामान बेचने का अवसर गंवा देंगे। लंबे समय में इस तरह की गलत सेल्स तकनीकें आपकी अंतरात्मा को तो चोट पहुंचाएगी ही, आपके आमदनी को भी कम कर देगी। इसके बाद मैंने पॉल को बताया कि जब किसी सेल्समैन या प्रोफेशनल आदमी को यह डर सताता है कि उसकी पत्नी को उसके विवाहक प्रेम संबंध का पता चल जाएगा तो वह असफल होने लगता है। वह दिन रात यही सोचता रहता है कि क्या उसे पता चल जाएगा। इस कारण उसका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है और इसका परिणाम यह होता है कि वह नौकरी या घर में कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता है। मैंने पॉल को याद दिलाया कि कई अपराधी कोई सबूत नहीं छोड़ते, फिर भी वे सिर्फ इसलिए पकड़े जाते क्योंकि वे अपराधियों की तरह व्यवहार करते हैं और उन्हें देखकर यह समझ में आ जाता है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। उनकी अपराध बोध की भावनाएं उन्हें
आम आदमियों की सूची में शामिल कर देती है। हम में से हर एक में सही होना, सही सोचना और सही काम करने की इच्छा होती है। जब हम इस इच्छा के विपरीत व्यवहार करते हैं तो हम अपने अंतरा में कैंसर की बीमारी को आमंत्रित कर लेते हैं। यह कैंसर बढ़ता है और हमारे आत्मविश्वास को कम करता जाता है। इसलिए इस तरह का कोई काम न करें जिसे करने के बाद आपको यह डर सताने लगे, क्या मैं पकड़ा जाऊंगा? क्या लोगों को इस बात का पता चल जाएगा? क्या मैं बचने में सफल हो पाऊंगा? धोखा देकर और अपना आत्मविश्वास कम करके अच्छे नंबर लाने की यानी कि सफलता होने की कोशिश कभी ना करें। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही कि पॉल को सीख मिल गई। उसने सही काम करने का व्यवहारिक मूल्य समझ लिया। मैंने सुझाव दिया कि वह बैठ जाए और एक बार फिर से परीक्षा दे। उसने मुझसे सवाल किया, परंतु क्या आप मुझे कॉलेज से नहीं निकालेंगे? मेरा जवाब था, मैं निष्कासन के नियम जानता हूँ, परंतु अगर हम धोखा देने वाले सारे विद्यार्थी को कॉलेज से निकाल देंगे तो हमारे आधे प्रोफेसरों की छुट्टी हो जाएगी, और अगर हम धोखा देने पर विचार करने वाले सभी विद्यार्थी को निकाल देंगे तो हमें कॉलेज में ताले लगाने पड़ेंगे। इसलिए मैं इस घटना को भूलने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम एक काम करो तो। बिल्कुल सर, उसने कहा। मैंने उसे एक पुस्तक दी। पुस्तक का नाम था 50 Years with the Golden Rule। इसे देते हुए मैंने उससे कहा, पॉल, इस पुस्तक को पढ़ो और पढ़ने के बाद इसे वापस कर देना। JCP के खुद के शब्द में यह जानो कि किस तरह सही काम करने की वजह से वे अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों के समूह में शामिल हो गए। सही काम करने से आपकी अंतरात्मा संतुष्ट रहती है और इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो दो नेगेटिव बातें होती है। पहली बात तो यह कि हम में अपराध बोध आ जाता है और इस अपराध बोध से हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। दूसरी बात यह कि देर सबेर दूसरे लोगों को हमारे गलत काम की जानकारी मिल जाती है और उनका हम पर से विश्वास उठ जाता है। सही काम करें और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। यही सफल चिंतन का कारगर तरीका है। यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया जा रहा है जो 25 बार पढ़ने लायक है। इसे तब तक पढ़ते रहे जब तक कि यह आपके दिमाग में पूरी तरह से घुल न जाए। विश्वास पूर्ण चिंतन के लिए विश्वास याद रखें कि काम की भावनाओं से अग्रज होते हैं। हम अपनी भावनाओं को तो सीधे नियंत्रित नहीं कर सकते, परंतु हम अपने कामों को नियंत्रित करके अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। वैवाहिक समस्या और गलतफहमियों को दूर करने के लिए सच्चे मनोवैज्ञानिक तथ्यों को जानें। हर दिन सही काम करें और जल्दी ही आप में सही भावनाएं जाग जाएगी। यह सुनिश्चित कर लें कि आप अपने जीवन साथी के साथ डेटिंग करें, हर दिन उसकी सच्ची तारीफ करें और भी ऐसी भी छोटी छोटी चीज़ें करें जो आपके प्यार कम होने की चिंता कभी नहीं करनी पड़ेगी। आप प्रेम के काम करते रहेंगे तो जल्दी ही आप में प्रेम की भावनाएं आ जाती है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार शारीरिक गतिविधियों में बदलाव करके हम अपने रवैये को बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, आप अगर मुस्कुराने की क्रिया करते हैं तो आप सचमुच मुस्कुराने के मूड में आ जाएंगे। जब आप अपने शरीर को झुकाने के बजाय तान लेते हैं तो आप ज़्यादा सुपीरियर महसूस करने लगते हैं। यह सिद्ध करना तो आसान है कि अपनी क्रियाएं पर काबू करके आप अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं। जो लोग अपना परिचय देने में संकोच करते हैं, वे अपने संकोच को आत्मविश्वास में बदल सकते हैं अगर वे सिर्फ कुछ सामान्य क्रियाएं करें। पहली बात तो यह कि सामने वाले से गर्मजोशी से हाथ मिलाएं। इसके बाद सामने वाले व्यक्ति की तरह एकल सीधे खड़े और तीसरा
दूसरी बात सामने वाले से कहे, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। इन 3 साधारण क्रियाओं से आप संकोच अपने आप और तत्काल दूर हो जाएगा। आत्मविश्वास से भरी क्रिया की वजह से आप में अपने आप आत्मविश्वास आ जाएगा। आत्मविश्वास पूर्ण चिंतन करने के लिए आत्मविश्वास की क्रियाएं करें। जिस तरह की भावनाएं आप स्वयं में जगाना चाहते हैं उसी तरह के काम करें। नीचे आत्मविश्वास बढ़ाने वाले अभ्यास दिए जा रहे हैं, इन्हें सावधानी से पढ़ें, फिर उनका अभ्यास करने की पूरी कोशिश करें और आप अपना आत्मविश्वास काफ़ी बड़ा चढ़ा पाएंगे। पहले, आगे की बेंच पर बैठे। कभी आपने मीटिंग या चर्च या क्लासरूम या किसी और तरह की सभा में इस बात पर गौर किया है कि पीछे की सीटें सबसे पहले भर जाती है। अधिकतर लोग पीछे की लाइन में इसलिए बैठते हैं ताकि वे लोगों की नज़र में ना आए, और वे लोगों की नज़र में आने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उनमें आत्मविश्वास नहीं होता है। आगे बैठने से आत्मविश्वास बढ़ता है, इसका अभ्यास करें। आगे से यह नियम बना लें कि आप जितना आगे बैठ सकते हो बैठे। यह बात तो पक्की है कि आगे बैठने से आप थोड़े ज़्यादा नज़र में रहेंगे, परंतु याद रखें, सफलता के लिए लोगों की नज़रों में रहना ज़रूरी होता है। दूसरा, नज़रें मिलाकर बात करने का अभ्यास करें। कोई व्यक्ति किसी तरह अपनी आँखों का प्रयोग करता है, इससे भी हमें उसके बारे में काफ़ी जानकारी मिल सकती है। अगर कोई आपकी आँखों में सीधा नहीं देखता है तो आपके मन में यह सवाल तत्काल आ जाता है कि यह व्यक्ति क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है, यह व्यक्ति किस बात से डरा हुआ है, क्या यह मुझे धोखा देना चाहता है, इस व्यक्ति के इरादे क्या है। आमतौर पर हम आँखों के संपर्क में असफलता से 2 बातें पता चलती है। पहली, यह तो आपके सामने आने पर असहज महसूस करता हूँ, मैं आपसे हीन अनुभव करता हूँ, मैं आपसे डरा हुआ अनुभव करता हूँ। यह सामने वाले से आँख न मिलाने से यह बात पता चलती है कि अपराध बोध से ग्रस्त हूँ, मैंने ऐसा कुछ किया है या सोचा है जो मैं नहीं चाहता कि आपको पता चल जाए। मुझे डर है कि अगर मैं आपसे नज़र मिलाऊंगा तो आप मेरे दिल की बात समझ जाएंगे। जब आप नज़रें मिलाने से बचते हैं तो आप सामने वाले पर अच्छी छाप नहीं छोड़ पाते हैं। आप कहते हैं, मैं डरा हुआ हूँ, मुझ में आत्मविश्वास की कमी है। इस डर को जीतने का यही तरीका है कि आप सामने वाले से नज़रें मिलाकर बात करें। नज़रें मिलाकर बात करने से सामने वाले को यह संदेश जाता है कि मैं ईमानदार और सच्चा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ उसमें पूरी तरह यकीन करता हूँ, मैं डरता हुआ नहीं हूँ, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ। अपनी आँखों से काम लें, दूसरे व्यक्ति की आँखों में आँखें डालकर बात करें। इससे न सिर्फ आप में आत्मविश्वास आ जाएगा बल्कि इससे सामने वाले भी आप पर विश्वास करने लगेंगे। तीसरा, 25% तेज चले। जब मैं छोटा था तो काउंटी सीट पर जाना ही अपने आप में एक रोचक अनुभव होता था। जब सारे काम हो चुके होते और हम कार में लौट आते तो मेरी माँ अक्सर कहा करती थी कि डेवी, यह थोड़ी देर चुपचाप बैठो और देखो कि लोग किस तरह चल रहे हैं। मैं इस खेल को बहुत अच्छी तरह से खेलती थी। वे कहा करती थी कि उस आदमी को देखो, वह परेशान सा दिख रहा था, या तुम्हें क्या लगता है कि वह महिला क्या करने जा रही है, या उस आदमी की तरफ देखो, वह कोहरे में लिपटा हुआ लगता है। लोगों को चलते हुए देखना सचमुच मज़ेदार था। मनोरंजन का यह तरीका फिल्म देखने से सस्ता पड़ता था। मुझे बाद में पता चला कि इस खेल को खेलने के पीछे माँ का एक कारण यह भी था कि इससे ज़्यादा शिक्षा भी मिलती थी। मैं अब भी लोगों को चलते हुए देखता हूँ।
फुटपाथ पर लोगों को चलते हुए देखकर मैं समझ लेता हूँ कि उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। मनोवैज्ञानिक झुकी हुई मुद्राएं और सुस्त चाल का संबंध खुद के बारे में, अपनी नौकरी के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में अप्रिय रवैये से जोड़ते हैं। परंतु मनोवैज्ञानिक यह भी बताते हैं कि आप अपनी मुद्रा को बदलकर और अपने चलने की गति को बदलकर अपने रवैये को सचमुच बदल सकते हैं। आप भी देखें, अगर आप देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि शरीर की क्रिया मानसिक क्रिया का परिणाम है। जो व्यक्ति हारा हुआ है, चोट खाया हुआ है, वह मरा मरा चलता है, सुस्त चलता है, उसमें आत्मविश्वास शून्य होता है। औसत लोग औसत चाल चलते हैं, उनकी गति औसत होती है, उनके बारे में चेहरे पर लिखा होता है, मुझे अपने आप पर नाज नहीं है। एक तीसरा समूह भी होता है। इस समूह के लोग में प्रबल आत्मविश्वास होता है। वे आम लोगों से तेज चलते हैं, उनकी चाल में फुर्ती होती है, उनकी चाल दुनिया को बताती है कि मैं किसी ज़रूरी काम से किसी ज़रूरी जगह जा रहा हूँ। इससे भी बड़ी बात यह है कि जो काम मैं 15 मिनट बाद करने जा रहा हूँ, मुझे उसमें सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 25% तेज चलने की तकनीक का प्रयोग करके देखिए। आपके कंधों को सीधा कर ले, अपने सिर को ऊपर उठा ले और थोड़ा तेज कदमों से आगे की तरफ बढ़ते चले। आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ चुका है। कोशिश करें और परिणाम खुद देखें। चौथा, बोलने की आदत डालें। कई तरह के समूह के साथ काम करते हुए मैंने यह पाया कि बहुत से समझदार और योग्य लोग चर्चाओं में भाग नहीं लेते। चर्चा के दौरान उनका मुंह ही नहीं खुल पाता है। ऐसा नहीं है कि उनके पास बाकी लोगों जितने अच्छे विचार नहीं होते हैं या वे बोल नहीं सकते हैं। इसका कारण सिर्फ यह होता है कि उनमें आत्मविश्वास नहीं होता है। यह चुप्पा व्यक्ति अपने बारे में इस तरह की बातें सोचता है, मेरा विचार शायद काम का नहीं है। अगर मैं कुछ कहूँगा तो हो सकता है कि लोग मुझे मूर्ख समझे, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं चुपचाप बैठा रहूं। इसके अलावा समूह के बाकी लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं दूसरों के सामने यह जानता नहीं चाहता कि मैं कितना नासमझ हूँ। जितनी बार यह चुप्पा व्यक्ति बोलने में असफल रहता है, वह अपने आप को उतना ही ज़्यादा असक्षम और हीन बनाना चाहता है। अक्सर वह खुद से यह कमज़ोर सा वादा करता है। अंदर से वह जानता है कि किस वादे को वह कभी पूरा नहीं कर पाएगा, कि वह अगली बार मौका पड़ने पर ज़रूर बोलेगा। यह बहुत ज़रूरी है। हर बार जब चुप्पा व्यक्ति बोलने में असफल रहता है तो वह आत्मविश्वास को खत्म करने वाले जहर की एक और खुराक गटक लेता है। अपने आप पर विश्वास करना उतना ही कम होता जाता है। पॉजिटिव पहलू यह है कि आप जितना ज़्यादा बोलते हैं, आपका आत्मविश्वास उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाता है और आपके लिए अगली बार बोलना उतना ही ज़्यादा आसान हो जाता है। बोलने की आदत डालें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यह आदत विटामिन की तरह काम करती है। आत्मविश्वास बढ़ाने की इस तकनीक का प्रयोग करें। हर ओपन मीटिंग में बोलने का नियम बना लें। आप जिस बिजनेस वार्ता कमेटी मीटिंग में भाग ले, उसमें अपने आप कुछ न कुछ कहे। इस मामले में कोई अपवाद न करे, कोई टिप्पणी करे, कोई सुझाव दे, कोई सवाल पूछे और आखिरी में कभी न बोले। आपको सबसे पहले बोलने की आदत डालनी चाहिए। आपको झिझक तोड़नी होगी और मूर्ख दिखने के बारे में चिंता न करें। आप मूर्ख नहीं दिखेंगे। अगला व्यक्ति चाहे आपसे सहमत हो परंतु कोई दूसरा व्यक्ति आपसे ज़रूर सहमत होगा। आपने आपसे यह सवाल करना छोड़ दे कि क्या मैं कभी बोलने की हिम्मत कर पाऊंगा। इसके बजाय समूह के लीडर का ध्यान आकर्षित करने का लक्ष्य बनाएं ताकि आप बोल सकें। बोलने के विशेष
ट्रेनिंग और अनुभव के लिए अपने स्थायी क्लब में शामिल हो जाए। हजारों लोग ने इस तरह के सुनियोजित कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों के सामने चर्चा करके अपना आत्मविश्वास बढ़ाया है। 5वां, बड़ी मुस्कुराहट दें। अधिकतर लोगों का कहना है कि मुस्कुराहट से उन्हें सच्ची ताकत मिलती है। उन्हें बताया गया है कि मुस्कुराहट आत्मविश्वास की कमी को दूर करने के लिए एक बढ़िया दवा है, परंतु अधिकतर लोग को इस बात में इसलिए यकीन नहीं करते हैं क्योंकि जब वे डरे होते हैं तो वे मुस्कुराने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। यह छोटा सा प्रयोग करके देखें। आप पराजित अनुभव करें और बड़ी मुस्कुराहट दें। एक साथ एक ही समय में यह संभव नहीं है। आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। बड़ी मुस्कुराहट आपके आत्मविश्वास देती है। बड़ी मुस्कुराहट आपका डर भगाती है, चिंता दूर करती है और निराशा हर लेती है। और एक सच्ची मुस्कुराहट सिर्फ आपके आत्मविश्वास को ही नहीं बढ़ाती, यह सिर्फ आपके मन से बुरी भावना को ही नहीं हटाती। सच्ची मुस्कुराहट से लोगों का विरोध भी पिघल जाता है और यह तत्काल होता है। अगर आप किसी को बड़ी सी सच्ची मुस्कुराहट दे तो आपके सामने वाले व्यक्ति आपसे गुस्सा हो ही नहीं सकते हैं। कुछ समय पहले की बात है, मेरे साथ एक घटना हुई जिसमें ऐसा हुआ कि मैं चौराहे पर हरी बत्ती जलने का इंतज़ार कर रहा था कि तभी भड़ाम की आवाज़ आई। मेरे पीछे वाले ड्राइवर का पैर ब्रेक पर से हट गया और उसने मेरी कार के डंपर में पीछे से टक्कर मार दी। मैंने शीशे में से देखा कि वह बाहर निकल रहा था। मैं भी तत्काल बाहर निकल गया और नियमों की पुस्तक को भूलते हुए बहस के लिए तैयार हो गया। मैं मानता हूँ कि मैं उससे बहस करके उसे नीचा दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार था, परंतु सौभाग्य से इसके पहले कि मुझे ऐसा करने का मौका मिलता, वह मेरे पास आया, मुस्कुराया और उसने गंभीरता से कहा, दोस्त, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसकी मुस्कुराहट और उसके गंभीर वाक्य को सुनकर मेरा गुस्सा कम हो गया। जवाब में मैंने इस तरह की बात कही, चलता है, ऐसा तो होता ही रहता है। पलक झपकते ही हमारा विरोध मित्रता में बदल गया। बड़ी मुस्कुराहट दे और आप महसूस करेंगे कि एक बार फिर खुशी के दिन लौट आए हैं। परंतु मुस्कुराहट बड़ी होनी चाहिए। आधी मुस्कुराहट से काम नहीं चलेगा। आधी मुस्कुराहट की सफलता की कोई गारंटी नहीं है। तब तक मुस्कुराए जब तक आपके दांत न दिखने लगे। बड़ी मुस्कुराहट की सफलता की पूरी गारंटी है। मैंने कई बार सुना है, हाँ, परंतु जब मैं डरा हुआ होता हूँ या मैं गुस्से में होता हूँ तो मेरी मुस्कुराने की इच्छा ही नहीं होती है। बिल्कुल नहीं होगी, किसी की नहीं होती है। परंतु यही तो खास बात है कि आप ऐसे वक्त भी खुद कहे, मैं मुस्कुराना दिखा दूंगा, फिर मुस्कुराने की शक्ति का दोहन करें। इन 5 तकनीकों के प्रयोग से लाभ उठाएं। पहला, कार्य करने से डर दूर होता है। अपने डर को कर ले और फिर रचना वाली कार्य करें। किसी परिस्थितियों के बारे में कुछ न कुछ करने की आदत से डर बढ़ता है और आत्मविश्वास कम होता है। दूसरा, अपनी यादों के बैंक में केवल पॉजिटिव विचार ही जमा करने की कोशिश करें। नेगेटिव, खुद को नीचा दिखाने वाले विचार को मानसिक राक्षस न बनने दें। अप्रिय घटना या परिस्थितियों को याद करने की आदत छोड़ दें। तीसरा, लोगों को सही पहलू से देखें। याद रखें, लोग अधिकतर मामलों में एक जैसे होते हैं और बहुत कम मामलों में एक दूसरे से अलग होते हैं। सामने वाले के बारे में संतुलित नज़रिया रखें। आखिर वह भी आप ही की तरह एक इंसान है और आप समझने के रवैये का भी प्रयोग करें। कई लोग भोंकते हैं परंतु बहुत कम लोग सचमुच काटते हैं। चौथा, वही काम करने की आदत डालें जो आपके अंतरात्मा के हिसाब से ठीक है। इससे आपके जीवन में अपराध बोध का जहर नहीं घुल पाता। सही काम करना सफलता के लिए एक बहुत व्यवहारिक नियम है। 5वां, अपने हर काम से यह झलकने दे, मुझे आत्मविश्वास है, काफ़ी आत्मविश्वास है। अपने रोज़मर्रा के जीवन में इन छोटी छोटी तकनीकों का प्रयोग करें।
अ. आगे की बेंच पर बैठे. ब. नज़रें मिलाने का अभ्यास करें. स. 25% तेज चले. द. बोलने की आदत डालें. ई.